तो गाइज स्वागत है आपका एक और न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एंड आज हम बात करेंगे दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम के लाइट नोवेल पे। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में 300 लाइक्स का एम है, तो करवा देना। एंड अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो गाइज लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो गाय था वो रिमरू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन तभी रिमरू के पीछे से सियोन आती है और वो काफ़ी गुस्से में भी थी। और अब आगे जैसे सियोन गाय से फाइट करने के लिए आगे बढ़ी तो यूकी सियोन को रोक देता है और सियोन वर्सेस यूकी की फाइट होती है। दूसरी तरफ रंगा और गुप्ता रोमा से फाइट के लिए तैयार होते हैं। रंगा और गुप्ता कहते हैं कि डीमन लॉर्ड की दी हुई स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से अब वो किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी है। एंड फिर वो दोनों कॉम्बाइन होकर ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड फिर रंगा और गुप्ता इजीली रोमा को डिफेंड कर देते हैं, जिसपे रिमरू सोच रहा होता है कि रंगा और गुप्ता अब पहले से काफी स्ट्रांग हो गए। वो लोग हिनाटा के ट्रेन क्रूसेडर्स में से एक को इजीली हराने की पावर रखते हैं। खैर अब रिमरू और गाय को हम देखते हैं। गाय बताता है कि मेरेबल ने उसे काफी सारी न्यू पावर्स दी है ताकि वो रिमरू को हरा पाए। रफेल बताती है कि गाय अब पहले से बहुत ही पावरफुल हो चुका है, लेकिन रिमरू कहता है कि कोई बात नहीं। और फिर वो अपने डोमिनिक ओरा को लेफ्ट हार्ट में डाल के गाय की तरफ रिलीज करता है, जिससे इंस्टेंटली गाय वहीं पे राख बन जाता है। यस गाइज, वो मारा जाता है। और ये देखने के बाद मेरेबल को रियलाइज होता है कि वो जिसे एक वीकलिंग या इनोसेंट डिमन लॉर्ड समझ रही थी, वो ऑक्टाग्राम का एक मेंबर है, जो कि इस वर्ल्ड के सबसे डेंजरस डिमन लॉर्ड में से एक है। इसलिए मेरियाबेल कहती है कि अब अपने ट्रम्प कार्ड को यूज़ करने का टाइम आ गया है। मेरियाबेल बताती है कि वो लंबे टाइम से एक मैजिक पे वर्क कर रही थी, जो कि होली फील्ड है। ये वही होली फील्ड है जिसकी वजह से एक बार को सियोन की डेथ हुई थी। वो अब यहाँ पे सबसे पावरफुल एक होली फील्ड बनाती है, जिसकी वजह से सियोन और गुप्ता को काफ़ी वेट एंड जैसे उनकी मैजिकल पावर छीनी जा रही हो ऐसा लग रहा होता है। लेकिन रिमरू एक स्माइल के साथ बस अपने हाथ की फिंगर के टच से ही उस पूरी होली फील्ड को तोड़ देता है। और ये देख के भाई मेरियाबेल फिर से शॉक हो गई थी, लेकिन इस बार वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा रिमरू की तरफ एक किक मारती है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि स्टील के पिलर्स या टैंक को इजीली तोड़ सकती है। लेकिन रिमरू उसकी किक को बस अपने हाथों से पकड़ लेता है और स्पीड के साथ मेरियाबेल को दूर फेंक देता है। फिर मेरियाबेल लड़खड़ाते हुए अपने ग्रीडी एबिलिटी का यूज करती है, जिससे रिमरू की चारों तरफ डार्क एनर्जी होने लगती है। रफेल बताती है कि ये एक अल्टीमेट स्किल है जिसका नाम द ग्रीडी डेथ विश है, और कहती है कि अगर कोई ह्यूमन या लिविंग पर्सन अगर जीने की जरा सी भी इच्छा रखे तो वो वहीं पे मारा जाता है। जितनी जिंदा रहने की इच्छा होगी वो उतनी जल्दी मारा जाएगा। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसके पास जीने की डिजायर ना हो। जिसपे रिमरू सोचता है कि इवन क्लेमेंट, फ्रे या हिनाटा में से कोई भी मेरियाबेल के सामना नहीं कर सकता था। लेकिन रिमरू अलग है क्योंकि उसके पास 4 अल्टीमेट स्किल है। रिमरू बताता है कि अल्टीमेट स्किल के सामने सिर्फ अल्टीमेट स्किल ही जीत सकती है, इसलिए वो डार्क एनर्जी को एनालाइज करता है और फिर डिसमेंटल कर देता है। और फिर रिमरू कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मेरियाबेल, तो अच्छा होगा कि तुम अब सरेंडर कर दो। लेकिन मेरियाबेल सरेंडर करने से मना करती है, इसलिए रिमरू अपने लास्ट ऑप्शन ब्लेजिबम का यूज़ करने जाता है और वो मेरियाबेल को ऑब्जर्व करने का सोच रहा था। लेकिन तभी एक जोर से आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि यूकी ने एक ही किक से सियोन को नीचे गिरा दिया होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। मेरियाबेल अपनी बची हुई पावर्स को यूकी के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिससे यूकी रिमरू के साथ अच्छे से फाइट कर पाए। रिमरू को सियोन की चिंता थी, इसलिए वो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकता था। और रिमरू और यूकी दोनों एक दूसरे की तरफ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। रिमरू और यूकी दोनों ही एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं, जिससे दोनों की किक्स आपस में टकराती है। किक का इतना इम्पैक्ट होता है कि दोनों दूर जाके गिरते हैं। इस टाइम पे मेरियाबेल को वहां से भागने का मौका मिल चुका होता है, इसलिए वो वहां से रूइन के सेंटर पॉइंट की तरफ भागती है। लेकिन फिलहाल रिमरू अपने हाथ को देखता है कि उसका आधा हाथ टूट चुका होता है। रफेल बताती है कि यह यूकी की एक एंटी स्किल बॉडी है। रफेल बताती है कि इस एबिलिटी से सामने वाले एनिमी के पास चाहे कितना भी एब्सोल्यूट डिफेंस या कोई भी अल्टीमेट स्किल हो, वो बस यूकी के कांटेक्ट में आते ही वर्क करना बंद कर देगी। इसलिए यूकी से फाइट के लिए सिर्फ फिजिकल टेक्निक या मार्शल आर्ट्स ही वर्क करेंगे। रिमरू अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि यूकी जापान से है, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन यूकी की ऐसी स्किल के आगे अगर रिमरू ने यूकी को अंडर एस्टिमेट किया तो हो सकता है रिमरू यहाँ पे मारा जाए। इसलिए वो डिमोनिक ओरा से लिपटी अपनी स्वॉर्ड निकालता है। तो यूकी भी अपने एक हाथ में स्वॉर्ड और एक हाथ में नाइफ निकालता है, जो कि एक लेजेंडरी स्टाइल है डुओ स्वॉर्ड आर्ट का। रिमरू और यूकी बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक दूसरे पे स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, लेकिन यूकी अपनी एंटी स्किल से इस अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए रिमरू सोच रहा होता है कि यूकी पे ऐसे अटैक जरा भी वर्क नहीं करेंगे, इसलिए वो अपना बैलेंस खोने का एक्ट करता है, जिससे यूकी को लगे कि यही अटैक करने का सही मौका है। और फिर वो रिमरू के हट पे सीधा स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वो रिमरू के डिफेंस को तोड़ नहीं पाता, इसलिए उसकी स्वॉर्ड बीच में ही रुक जाती है। और तभी रिमरू अपने सबसे पावरफुल स्वॉर्ड का अटैक स्टॉर्म ब्रेक का यूज करता है, जिससे यूकी की चेस्ट में एक गहरा कट लगता है और यूकी वहीं पे जमीन पे गिर के अनकॉन्शियस हो जाता है। रिमरू दूसरा अटैक करने ही वाला था, लेकिन कगाली यूकी को गले लगा के रिमरू से यूकी को न मारने की रिक्वेस्ट करने लगती है और उसके साथ साथ बाकी लोग भी रिमरू को रोकने की ट्राई करते हैं।
कगाली कहती है कि यूकी मैरियाबेल के इन्फ्लुएंस में था, इसलिए वो ये सब कर रहा था, जिसपे रिमरू यूकी को न मारने के लिए मान जाता है। कुछ टाइम बाद यूकी को होश आने लगता है और वो पेन से चिल्लाने लगता है। राफेल बताती है कि यूकी अब मैनिपुलेट से बाहर आ चुका है, वो मेंटली अब ठीक है, लेकिन रिमरू कहता है कि वो तभी मानेगा जब यूकी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। रिमरू यूकी को हील करता है एंड यूकी बताता है कि मैरियाबेल जरूर रूइन के सेंटर पॉइंट की तरफ भागी है, क्योंकि अगर उनका प्लान फेल होता था तो वो एंड में पूरी रूइन को एक ब्लास्ट के साथ उड़ा के तबाह करने वाली थी। इसलिए वो कहता है कि वो मैरियाबेल के पीछे जा रहा है। रिमरू सियोन के पास जाके देखता है कि सियोन को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा था। वो उसे हील करके मिलिम को ढूंढने के लिए निकलता है। फिलहाल अब हम मैरियाबेल को देखते हैं जो भाग रही होती है। मैरियाबेल सोच रही होती है कि यूकी के प्लान के अकॉर्डिंग वो लोग रूइन के सेंटर पॉइंट में एशियंट मैजिक सिक्योरिटी जनरेटर को एक्टिवेट करेंगे, जिससे एक मैसिव ब्लास्ट होगा और जिससे रिमरू भी मारा जाएगा। लेकिन वो सेंटर पॉइंट में बहुत ढूंढने के बाद उसे कहीं भी मैजिक जनरेटर नहीं मिलता। तभी मैरियाबेल को पीछे से आवाज़ आती है कि यहाँ पे कोई भी मैजिक जनरेटर नहीं है, और भाई यूकी लाइट यागामी की तरफ से जोर जोर से हंसने लगता है। मैरियाबेल को समझ में आ गया था कि यूकी ने उसे धोखा दिया है, वो एक्चुअली में कभी उसके इन्फ्लुएंस में था ही नहीं। यूकी की अल्टीमेट स्किल ने उसे कभी मैनिपुलेट में आने ही नहीं दिया, वो इतने टाइम से बस मैनिपुलेट होने का एक्ट कर रहा था। फिलहाल अब यूकी मैरियाबेल की तरफ सीधा अटैक करने को जाता है। वो अपने हाथ को शार्प करता है और मैरियाबेल के सीधे हर्ट में घुसा देता है। मैरियाबेल के अंदर से निकलती हुई एनर्जी को यूकी ऑब्जर्व करने लगता है और इस तरह से यूकी मैरियाबेल की सारी पावर्स चुरा लेता है। एंड में यूकी मैरियाबेल से कहता है कि वो अगर 1 सेंचुरी पहले पैदा हुई होती तो शायद वो इस वर्ल्ड पे रूल कर पाती। एंड फिर गाइज मैरियाबेल की यहीं पे डेथ हो जाती है और यूकी को मैरियाबेल की स्किल द ग्रेड मिलती है। फिलहाल अब हम रिमरू को देखते हैं। रिमरू के सामने एक क्रेयोस ड्रैगन होता है और उसकी लंबाई ऑलमोस्ट 100 मीटर से भी ज़्यादा थी। राफेल बताती है कि क्रेयोस ड्रैगन आसपास के मैजिक्यूल्स की एनर्जी को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है और वो और भी बड़ा होता जाएगा। रिमरू भी देख के शौक था। वो बताता है कि कैरेब्डिस तो क्रेयोस ड्रैगन के आसपास भी नहीं है, लाइक जैसे अर्थ और मून। रिमरू मिलिम से पूछता है कि क्या वो इसे मार सकती है, जिसपे मिलिम रोते हुए कहती है कि वो इसे मारना नहीं चाहती, एट लास्ट वो उसकी फ्रेंड है। रिमरू मिलिम से कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करे, वो उसकी फ्रेंड को मरने नहीं देगा जब तक उसका कोर ठीक होगा। इसलिए मिलिम रिमरू की इस बात पे अपना ड्रैको बस्टर अटैक को अनलिस्ट करती है और ड्रैको बस्टर अटैक से टाइम बहुत ही स्लो हो जाता है। रिमरू को ड्रैगन के कोर को लोकेट करने का टाइम मिल जाता है। मिलिम के ड्रैको बस्टर अटैक से रिमरू को इन्फिनाइट प्रेशर महसूस होता है और उसके मैजिक्यूल्स स्पीड से कम होने लगते हैं, जैसे कि सालों बीत गए हो, लेकिन वो बस 1 सेकंड जितना टाइम था। और रिमरू के ड्रैगन के सेंटर में एक तेज सी लाइटनिंग दिखती है जो कि शायद ड्रैगन का कोर होता है। रिमरू मिलिम से ड्रैगन नोवा अटैक करने को कहता है एंड मिलिम ऐसा ही करती है, जिसके बाद ड्रैगन नोवा अटैक से पूरा क्रेयोस ड्रैगन वेपोराइज होने लगता है। लेकिन रिमरू बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो ड्रैगन के कोर को ब्लेजुबम से ऑब्जर्व कर लेता है एंड मिलिम चिल्लाती है कि वो ड्रैगन नोवा अटैक को हैंडल नहीं कर पा रही, लेकिन रिमरू कहता है कि वो उसका एम रिमरू की तरफ करे एंड रिमरू ब्लेजुबम से पूरे ड्रैगन नोवा को ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन अभी भी सब एंड नहीं हुआ था। रिमरू ड्रैगन के कोर के साथ एक सूडो कोर यानी कि एक सोल को डालता है, लेकिन मैन कोर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए रिमरू थोड़ा सोचने के बाद मिलिम से कहता है कि हमें इसका कोई नाम रखना होगा, जिसके बाद मिलिम गाया नाम बताती है। मिलिम कहती है कि वो हमेशा से अपने ड्रैगन को यही नाम से बुलाना चाहती थी, जिसके बाद रिमरू कोर से कहता है कि तुम्हारा नाम गाया है और अच्छा होगा कि तुम्हारी फ्रेंड फुट फुट के रोए उससे पहले तुम जाग जाओ, जिसपे कोर साइन होने लगता है। रिमरू मिलिम से कहता है कि ड्रैगन के कोर ने सोल को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब कुछ टाइम बाद तुम्हारी फ्रेंड फिर से रिबॉर्न होगी एक न्यू बॉडी के साथ। फिलहाल ये सभी लोग सेफली बाहर आ जाते हैं एंड रिमरू सोच रहा होता है कि एंड में मैरियाबेल मारी गई एंड उसका दोस्त यानी यूकी को सिर्फ मैनिपुलेट करके रखा था, लेकिन अब सब कुछ सही है। एंड अब हम रोजो फैमिली को देखते हैं जो कि शायद आने वाले टाइम में कुछ बड़ा प्लान बनाने वाली होती है। वेल ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं एंड अब हम फिलहाल कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हार्ली क्विन अलायंस और लियोन बात कर रहे होते। टियर लियोन से कहती है कि वो अब अदर वर्ल्ड के बच्चों को और सप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि वेस्ट में अब रिमरू का इन्फ्लुएंस के कारण समनिंग पॉसिबल नहीं है। डिमन लॉर्ड रिमरू समनिंग के सख्त खिलाफ है, इसलिए उनका सप्लाई कट हो चुका है, जिसपे लियोन कहता है कि अच्छा ठीक है एंड फिर वो अब ईस्टर्न से कांटेक्ट करेगा बच्चों के समनिंग के लिए। तो लाप्लास बताता है कि करंट टाइम पे अभी ईस्टर्न एम्पायर वॉर की तैयारी कर रही है, इसलिए वहाँ के मैजिशियन अभी बिल्कुल भी फ्री नहीं है, और सोच रहा होता है कि लियोन ने उनके प्रेसिडेंट यानी डिमन लॉर्ड काजारिन को मारा था, इसलिए अलायंस लियोन को हेट करती है। लेकिन यूकी ने बताया था कि लियोन से दुश्मनी उन्हें भारी पड़ सकती है, इसलिए वो चाहता है कि उनके साथ हम अच्छे रिलेशन रखें। लियोन बताता है कि वेल ईस्टर्न एम्पायर की वॉर तो वेस्ट के साथ होगी ही, लेकिन लॉन्ग टाइम तक चली तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और कहता है कि और भी कुछ है जो शायद तुम मुझसे छुपा रहे हो। जिसपे फुटमैन बताता है कि एक्चुअली में पहले जो 5 बच्चे समन किए थे
वो अब फिलहाल टेम्पेस्ट में रह रहे और उनके मैजिक्यूल्स भी स्टेबलाइज है। फुटमैन कहता है कि डीमन लॉर्ड रिम्रू ने उन्हें स्पिरिट की हेल्प से उन बच्चों को नॉर्मल कर दिया है। लियोन फुटमैन से कहता है कि क्या उन बच्चों में से कोई क्लोई एबर्ट करके है। फुटमैन बताता है कि कागालिक को अदर वर्ल्ड के बच्चों का नाम लेने में दिक्कत होती है, तो शायद उन्होंने कोई क्लोई करके ऐसा बताया तो था। वेल ये सभी अब यहाँ से चले जाते हैं और लियोन का एक सर्वेंट लियोन से कहता है कि क्या वो इन सबको मार डाले, जिस पर लियोन बताता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल अभी उसे एल डोराडो की आर्मी को पावरफुल करना है। एल डोराडो यहाँ पे लियोन की सिटी का नाम है, द गोल्डन सिटी ऑफ एल डोराडो। लियोन कहता है कि उसका अभी फिलहाल सारा फोकस एल डोराडो को अवेकन करने में लगाना है, ताकि वॉर की सिचुएशन में वो इजीली हैंडल कर सके। और उसका एक और मेन गोल भी है, वो एक्चुअली में अपने चाइल्डहुड फैन क्लोई एबर्ट को ढूंढ रहा है। फिलहाल अब हम रिमरू और बाकी सबको मीटिंग हॉल में देखते हैं, जहाँ पे रिमरू बाकी सबको बताता है कि कैसे उन्होंने चुनौती का सामना किया और मैरियाबेल मारी गई। रिमरू बताता है कि उसे अदर कंट्रीज से कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है और वो इनसे परेशान हो चुका है, इसलिए वो किसी को ये सब काम करने के लिए रखना चाहता है। हालांकि सभी लोग अभी बहुत बिजी है, जिसपे सियोन रिमरू की आंखों की तरफ देखती है और कहती है कि क्या वो, जिसपे रिमरू उसे वहीं पे रोक देता है। रिमरू सियोन से कहता है कि तुमने क्या सोचा है मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। रिमरू ये सब काम हैंडल करने के लिए गाबुरू को कहता है एंड फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जाते टाइम वो काइजिन के वर्कशॉप पे जाता है, जहाँ पे काइजिन रिमरू का वेलकम करता है और उसे बनाई हुई न्यू स्वॉर्ड दिखाता है। काइजिन बताता है कि ये स्वॉर्ड देखने से नॉर्मल लगेगी, लेकिन इसमें 3 होल है एंड फिर वो उन होल में एक मैजिक स्टोन लगाता है एंड वो स्वॉर्ड ट्रांसफर हो जाती है, जिस पे रिमरू कहता है कि ये स्टोन शायद इनकी बैटरी से, मैंने सही कहा ना, जिस पे काइजिन हाँ कहता है। काइजिन रिमरू को बताता है कि इन स्टोन्स को बनाने में कई सारी दिक्कतें आई और कई बार तो ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन फाइनली उन्होंने रिचार्जेबल स्टोन बना ही दिया जो ऑटोमेटिकली चार्ज होगा। एक्चुअली में ये स्टोन नेचर की मैजिक्यूल को ऑब्जर्व करके खुद रिचार्ज होंगे। रिमरू कहता है कि वो इन स्वर्ड्स को डंजन में भी रखेगा, जिससे अच्छा प्रमोशन होगा, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वेल रास्ते में मिलिम रिमरू के पास आती है और बताती है कि ये कोर क्रैक होने लगा है और उनमें से एक क्यूट सा ड्रैगन बेबी निकलता है, जिसे देख के मिलिम काफ़ी खुश थी। वेल ये तीनों ही डंजन की ओर जाते हैं। रिमरू रास्ते में बताता है कि बहुत से ग्रुप 50वीं मंजिल तक पहुंचने लगे हैं, तो उन्हें उससे रोकना होगा। वेल रिमरू और बाकी सब डंजन डोमिनेटर में ट्रांसफर होकर एडवेंचरस को रोकने जाते हैं, जहाँ पे एक न्यू मेंबर भी होती है उनके साथ। रिमरू बताता है कि गाया भी अब उनकी टीम का एक हिस्सा है। रिमरू बताता है कि गाया की सिर्फ दहाड़ से काफ़ी सारे एडवेंचरस मारे गए और उसकी ग्रेविटी मैजिक तो इतनी पावरफुल है कि बंदे लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। गाया ने अकेले ही डंजन के एडवेंचरस को ठिकाने लगा दिया। वेल ये सभी लोग फिर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे फ्रे उनका वेट कर रही होती है। फ्रे मिलिम को काफ़ी डांट लगाती है क्योंकि वो कोर टूटने के बाद वापस आने की बजाय कहीं पे और चली गई, और फिर फ्रे मिलिम को पहले की तरह घसीटते हुए ले जाती है वहाँ से। वेल अब रिमरू बाकी सारा काम कैसा चल रहा है वो देखने जाता है, इसलिए वो गिल्ड के पास जाता है, जहाँ पे गिल्ड बताता है कि ट्रैक्स का काम बहुत तेजी से चल रहा है और बीस्ट किंगडम के लोगों के कोऑपरेटिंग के कारण वहाँ ट्रैक का काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। वेल अब रिमरू कहता है कि उसे कहीं और जाना है एंड फिर वो वहाँ से योम से मिलने जाता है। योम रिमरू का वेलकम करता है एंड बताता है कि उसे रिमरू से काफ़ी जलन हो रही है क्योंकि रिमरू जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, जिस पे रिमरू कहता है कि वो अकेला नहीं है और उसकी शैडो में से रंगा भी निकलता है। वेल तभी वहाँ पे एडवर्ड आता है और बताता है कि वो किंग योम का ध्यान रखेगा क्योंकि उन्हें रॉयल्टी के बारे में कुछ नहीं पता, जिस पे योम कहता है कि बस यही बात है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। उसने तो एडवर्ड को किंग बनाने का भी सोच लिया था, ऑलमोस्ट वो फालमुट के पहले किंग का बेटा है। एडवर्ड बताता है कि किंग योम के यही प्लान की वजह से उन्हें क्वीन म्यूलिन से काफ़ी सारी डांट भी पड़ी थी। एंड बताता है कि क्वीन म्यूलिन अभी प्रेग्नेंट है। भाई ये योम तो रिमरू की मैगी ट्रेन से भी तेज निकला। वेल योम बताता है कि वो ये बात खुद रिमरू को बताना चाहता था, लेकिन उससे शर्म आ रही थी। एट लास्ट ये बहुत अजीब लगता। रिमरू बताता है कि म्यूलन अगर चाइल्ड को जन्म देगी तो हो सकता है कि उसकी मैजिकल एनर्जी कम हो जाए और वो वीक भी हो सकती है, जिस पर यहाँ पे म्यूलन बताती है कि बच्चे को जन्म देने के बाद फिर भी वो मैजिक कर पाएगी। एंड वो काफ़ी एक्साइटेड भी है क्योंकि योम एक ह्यूमन है एंड म्यूलन मैजिक बॉन्ड, उनका बेबी किस तरह का होगा वो जानना चाहती है। तभी एडवर्ड बताता है कि ग्रूसियट को पता चला कि म्यूलन प्रेग्नेंट है, तो वो अभी तक वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाया और सर डियाब्लो भी अभी बाहर है, तो हो सकता है कि कोई किंग योम के खिलाफ विद्रोह का प्लान बना रहा हो। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि सर डियाब्लो के सर्वेंट रीजन को लगेगा कि कोई विड्रॉ करने का ट्राई कर रहा है तो वो वहीं पे उसे निपटा देंगे। वेल अब रिमरू यहाँ से वापस टेम्पेस्ट लौट आता है, जहाँ पे रामरिस और वेल्डेरा रिमरू को रिसर्च एरिया में ले जाते हैं, जहाँ पे ड्वार्गन किंगडम से अल्कोमिस्ट, सोर्सरर ऑफ डायनेस्टी से मैजियन और लुबेलियस से वेम्पायर, ऐसे कई सारे लोग यहाँ पे होते हैं।
काइजिन रिमरू को एक ट्रेन का मॉडल चला के दिखाता है जिसमें बहुत सी मैजिक एनर्जी निकल रही होती है एंड वो इन्वायरमेंट में मिक्स होती है। काइजिन एक्सप्लेन करता है कि ये ट्रेन स्टीम इंजन से चलती है। तो रिमरू कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है एंड ये लोग इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी कर सकते हैं, और कहता है कि ये सिर्फ मॉडल नहीं है, मैंने सही कहा ना। जिस पर यहाँ पे काइजिन और वेस्टा रिमरू को एक यार्ड में ले जाते हैं जहाँ पे रिमरू देखता है कि एक पूरी मैगी ट्रेन बन के रेडी होती है। वेस्टा बताता है कि इनको बनाने में यहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग लगी, लेकिन फाइनली परफेक्टली एक मैगी ट्रेन उन्होंने बनाई दी। एंड फिर रिमरू ट्रेन में कदम रखने जाता है और जैसे ही कदम रखता है तो ट्रेन में लाइटनिंग होने लगती है, और ये देख के रिमरू भी शौक था क्योंकि काइजिन ने बिजली से चलने वाली लाइट्स भी बना दी थी। काइजिन रिमरू से कहता है कि तो फिर आज पार्टी बनती है, जिस पे रिमरू एग्री करता है। वेल इन सभी लोग को रिमरू ट्रीट देता है एंड यहाँ से फिर जाने लगता है। रिमरू जाते जाते सोच रहा होता है कि उसे अब डियाब्लो के बॉडीज बनाने पर फोकस करना होगा, इसलिए वो अपनी पर्सनल रिसर्च लैब में जाता है जहाँ पे रामरिस और रिमरू दोनों ही बॉडीज बनाने का काम कर रहे होते हैं। वेल कुछ दिनों बाद रिमरू सूना से मिलने जाता है, जैसा कि उसने पहले प्रॉमिस किया था कि रिमरू चाहे कितना भी बिजी हो पर दिन में एक बार वो सूना से मिलने जरूर जाएगा। वेल रिमरू सूना से मिलता है एंड तभी वहाँ पे सियोन आके बताती है कि कोई डीनो करके है जो आपसे मिलने आया है। वेल गाइज आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डीनो रिमरू की टीम में शामिल होता है एंड डियाब्लो टेम्पेस्ट रिटर्न आता है। और भाई अभी तक वीडियो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। खैर अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।